नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे कि किसी सिस्टम में इंटरनल एनर्जी को किस किस तरह से बदला जा सकता है। तो सबसे पहले मैं अगर यूनिट की बात करूं इंटरनल एनर्जी की, तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम इंटरनल एनर्जी निकालते हैं किन चीजों की है। हम इंटरनल एनर्जी निकालते हैं सिस्टम के अंदर के मॉलिक्यूल्स की। तो एनर्जी की यूनिट तो अपने पास होती है जूल। तो अपने पास एनर्जी की यूनिट तो होती है जूल, और हम एनर्जी निकालने वाले हैं पर मोल की, तो इसकी यूनिट हो जाती है जूल पर मोल या फिर जूल मोल इनवर्स। अब हम बात करते हैं कि किन किन मेथड से हम किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। तो मेनली दो मेथड होते हैं किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी या फिर उस सिस्टम की एनर्जी को चेंज करने के लिए। तो एक मोड होता है अपना हीट और दूसरा मोड होता है अपना वर्क। हीट के बारे में हम पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग की क्लास में कि हीट क्या होता है। अब हम बात करेंगे हीट के साइन कन्वेंशन की, कि सिस्टम को जब हीट मिलती है तो उसका साइन क्या होता है, या फिर सिस्टम से जब हीट निकलती है तो साइन क्या होता है। सबसे पहली बात, जब हमने लेक्चर के स्टार्ट में बात की थी कि हीट फ्लो ही कैसे करती है। हीट टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से फ्लो करती है। जिस भी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है और जिस भी बॉडी का टेम्परेचर कम होता है, तो हीट हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर ट्रेवल करती है। फॉर एग्जाम्पल हम कंसीडर करते हैं एक सिस्टम, और इसके बाहर वाली बाउंड्री कहलाएगी अपनी सराउंडिंग। मान लेते हैं कि सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है। पहले सिस्टम के टेम्परेचर को मैं T1 लिख देता हूं और सराउंडिंग के टेम्परेचर को अपन T2 लिख देते हैं। पहला केस ले रहे हैं अपन, T1 जो है मतलब सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो T2 से क्या है, ज्यादा। अब हमने बात की थी कि हीट हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर ट्रैवल करती है। तो सिस्टम क्या है, हाई टेम्परेचर पे, और अपना सराउंडिंग क्या है, लो टेम्परेचर। तो हीट कहां से कहां जानी चाहिए, सिस्टम टू सराउंडिंग जानी चाहिए, क्योंकि सिस्टम अभी किस पे है, हाई टेम्परेचर पे, और सराउंडिंग किस पे है, लो टेम्परेचर पे। मतलब सिस्टम से हीट बाहर की तरफ जाएगी, मतलब सिस्टम ने हीट का क्या किया, लॉस किया। इस केस में हीट क्या हुई, लॉस। जब भी सिस्टम से हीट बाहर निकलती है तो वो क्या कहलाता है, लॉस इन द हीट। तो जब भी हीट का लॉस होता है तो हम उसे लिखते हैं माइनस से। तो हम जब भी हीट लॉस होता है तो उसके केस में हम साइन कन्वेंशन यूज करते हैं नेगेटिव। मतलब जहां भी Q का यूज कर रहे हैं वो Q कैसा है, नेगेटिव, क्योंकि यहां पे हीट का क्या हुआ है, लॉस। नेक्स्ट केस की बात करते हैं हम। सेम सिनेरियो हम करते हैं कि अंदर की तरफ हम मानते हैं सिस्टम, आउटसाइड को हम बोलते हैं सराउंडिंग। इस केस में हम सराउंडिंग का टेम्परेचर को T2 लिख रहे हैं और इनसाइड के टेम्परेचर को भी लिख रहे हैं T1। पर इस केस में सराउंडिंग का टेम्परेचर है सिस्टम से ज्यादा, मतलब T2 है ग्रेटर देन T1, और हीट का ट्रैवल कहां से कहां होना चाहिए, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। हीट ट्रैवल्स फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। इस केस में बाहर की हीट किस तरफ जानी चाहिए, सिस्टम के अंदर, क्योंकि सिस्टम का टेम्परेचर कैसा है, लो, और बाहर का टेम्परेचर कैसा है, हाई, मतलब हाई से लो की तरफ जानी चाहिए। अब इस केस में सिस्टम को हीट मिल रही है, मतलब सिस्टम ने हीट को क्या किया है, गेन। जब भी हीट गेन करे इस केस में Q क्या आना चाहिए, अपना पॉजिटिव, क्योंकि सिस्टम ने हीट को क्या किया है, गेन। तो जब भी सिस्टम गेन करता है हीट को तो Q हमेशा हमारा आता है पॉजिटिव, और जब भी सिस्टम हीट को लॉस करता है तो Q हमारा आता है नेगेटिव। अभी हम आगे बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल को हम लेके आते हैं, उसमें आप बताइएगा कि हीट लॉस हो रही है या गेन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल
एक चाय का गर्म कप है और उसको मैंने रूम पे रख लिया, ऐसे रूम पे रखा हुआ है। अब देखिए चाय का कप गर्म है और रूम का टेम्परेचर इस कप से तो कम ही होगा, क्योंकि एवरेज रूम टेम्परेचर हम मानते हैं 27 डिग्री सेल्सियस। अब चाय गर्म है तो हम इसको मान सकते हैं कि ये 80 से 90 डिग्री के बीच में होगा। मतलब ये कप किस टेम्परेचर पे, अगर मैं कप के टेम्परेचर को T1 बोल दूं और आउटसाइड के टेम्परेचर को T2 बोल दूं, मतलब इस केस में T1 क्या है तुम्हारा ज्यादा और T2 क्या है तुम्हारा कम। और हीट का ट्रांसफर कहां से कहां होता है, हाई बॉडी टू लो बॉडी, मतलब हाई बॉडी से कहां जाना चाहिए, लो बॉडी में। अब इस केस में सिस्टम से हीट क्या हो रही है, निकल रही है, इसलिए कुछ टाइम बाद ये कप कैसा हो जाता है, उसके अंदर पड़ी हुई चाय कैसी हो जाती है, ठंडी। मतलब सिस्टम से हीट क्या हो रही है, निकल रही है। और जब हीट लॉस होती है तो हमेशा क्यू क्या आता है, नेगेटिव। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। मान लीजिए आपने एक पानी का तपेला गैस के ऊपर रखा है, ये आपकी गैस फ्लेम, और इसके ऊपर आपने पानी का तपेला रखा। अब इनिशियल में इस गैस का टेम्परेचर मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस होगा और पानी का टेम्परेचर मान लीजिए 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। मतलब ये कम टेम्परेचर पे इसको मैं अगर T1 बोल दूं और इस गैस के फ्लेम को T2 बोल दूं, मतलब T2 ज्यादा है और T1 क्या है अपना, कम। मतलब हीट का फ्लो कहां से कहां होना चाहिए, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, यानी हीट कहां से कहां जानी चाहिए, इस 100 डिग्री सेल्सियस गैस से कहां जानी चाहिए, इस तपेले के अंदर। मतलब ये सिस्टम हीट को क्या करने वाला है, अभी गेन करने वाला है, तभी वो पानी गर्म होगा। और जब सिस्टम हीट को गेन करता है तो हमेशा क्यू क्या आता है अपना, पॉजिटिव। एक और एग्जांपल देखते हैं, बर्फ का पिघलना। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा कि बर्फ का पिघलना हीट लॉस है या हीट गेन है। अगर हीट गेन है तो क्यू पॉजिटिव आएगा, अगर हीट का लॉस है तो वो नेगेटिव आएगा। तो बर्फ पिघल रही है, फॉर एग्जांपल रूम में पड़ी है बर्फ, तो रूम टेम्परेचर क्या होगा अपना, 27 डिग्री। अब बर्फ है मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे होगी। हीट कहां से कहां फ्लो करती है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। इसको अगर मैं T2 बोल दूं और इसको मैं T1 बोल दूं, तो इस केस में T2 अपना ज्यादा है T1 से, मतलब T2 से हीट किधर जानी चाहिए, T1 में। मतलब सिस्टम को हीट क्या मिलेगी, और जब सिस्टम को हीट मिलेगी मतलब सिस्टम ने हीट को क्या किया, गेन। अब जब सिस्टम ने हीट को गेन किया, इसका मतलब क्यू क्या आएगा अपना, पॉजिटिव। तो ये एग्जांपल है बेस्ट हीट को समझने के लिए कि जब बॉडी हीट को गेन करती है तो कौन सा सिंबल आता है, और बॉडी हीट को अगर लॉस करती है तो कौन सा सिंबल आता है। आपको फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला जो अब आगे आने वाला है उसको पढ़ेंगे। तो आपको सिर्फ साइन कन्वेंशन याद रखना है कि किस टाइम पे कौन सा साइन कन्वेंशन यूज करना है, उस हिसाब से आप खुद से फॉर्मूले बना सकते हैं। तो लिख लेते हैं अपन, व्हेन सिस्टम गेन हीट, तो क्यू अपना कैसा आएगा, पॉजिटिव। व्हेन सिस्टम लूजेस हीट, तो क्यू अपना कैसा आएगा, नेगेटिव। ठीक है। अब इंटरनल एनर्जी कैसे कैसे चेंज होती है, उसका एक फैक्टर तो हो गया अपना हीट। या तो अपन किसी बॉडी को हीट दे दे, तो हीट देने से क्या होगा, वो जो अंदर के मॉलिक्यूल्स है वो मोशन में आ जाएंगे, और जब मोशन में आते हैं तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी भी आ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाती है, और वाइब्रेशनल एनर्जी भी आ जाती है, और सो ऑन मेनी एनर्जी उसके अंदर एड ऑन हो जाती है। तो इंटरनल एनर्जी का जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी तो वो क्या थी, द सम ऑफ ऑल एनर्जी इनसाइड द सिस्टम। तो जैसे ही हमने हीट की तो सारी बॉडी के अंदर एनर्जी आना शुरू हो गया। तो एक फैक्टर तो अपना हो गया हीट। दूसरा फैक्टर होता है अपना वर्क। दूसरा फैक्टर होता है अपना वर्क। अब वर्क डन से कैसे इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकती है। फॉर एग्जांपल अपन एक पतीला लिया है, अब उस पतीले को हम चम्मच से मार रहे हैं। अब मार रहे इसका मतलब क्या, हम उसको कोई ना कोई एनर्जी दे रहे हैं। किस रूप में दे रहे हैं, वर्क डन के रूप में दे रहे हैं। ये कैसा चेंज है अपना, मैकेनिकल चेंज है। जब भी हम किसी सिस्टम को बाहर से कोई फोर्स लगाते हैं तो वो सारे चेंजेस कहलाते हैं मैकेनिकल चेंज। अब इस केस में अपन ने वर्क डन सिस्टम पे किया है। तो जब भी सिस्टम वर्क डन करता है दो केस बनेंगे इसके अंदर, वर्क
डन ऑन द सिस्टम, और दूसरा केस बनेगा अपना वर्क डन बाय द सिस्टम। अब इसके दो एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं तपेले को मार रहा हूं, मतलब मैं बाहर से वर्क डन उस सिस्टम पे कर रहा हूं, अगर हम किसी को, कोई खड़ा है व्यक्ति, अगर उसको जोर से धक्का भी दे देते हैं तो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। मतलब उसको एनर्जी किसी ने दी, उसके पास पहले से जो एनर्जी थी वो तो थी, अब उसको एक्सटर्नल एनर्जी दी गई, मतलब उसको और वर्क डन की एनर्जी दी गई, तो उसके पास एनर्जी एड ऑन होगी। तो जब भी सिस्टम पर वर्क डन होगा तो वो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल W से। जब हम वर्क डन बाय द सिस्टम बात करेंगे, फॉर एग्जांपल जब प्रेशर कुकर को हम गैस के ऊपर रखते हैं तो वो खुद से सीटी लेता है, कोई एक्सटर्नल सोर्स से अपन उसको सीटी नहीं लेते, वो खुद के ही अंदर के प्रेशर को यूज करके सीटी आती है प्रेशर कुकर में। मतलब उस सिस्टम ने वर्क डन किया। खुद से जब वर्क डन करते हैं, अगर हम भी पूरा दिन काम करें तो हम थक जाते हैं, हमारी एनर्जी अपने आप कम हो जाती है। मतलब जब ये सिस्टम खुद से वर्क करेगा तो एनर्जी क्या होती है, कम। तो वर्क डन बाय द सिस्टम जब भी आए तो अपनी एनर्जी कम होती है, इसका मतलब वर्क डन अपना कैसा आना चाहिए, नेगेटिव। तो ये बात हमेशा ध्यान रखने वाली बात है, जब भी वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो वो कैसा आएगा, पॉजिटिव, मतलब उसको एनर्जी मिल रही है। और इसको सेकंड केस में देखें, वर्क डन बाय द सिस्टम, जब भी कोई सिस्टम वर्क करेगा तो उसकी एनर्जी रिलीज होगी, तो ऐसे हम याद कर सकते हैं कि वो कैसी आएगी, अपनी नेगेटिव। अब हम बात करते हैं प्रेशर वर्क वॉल्यूम, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। अभी हम किसी भी प्रोसेस के बारे में बात नहीं करते, हम एक वर्क डन का फॉर्मूला निकालेंगे प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में। क्यों? क्योंकि हम जब भी क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड तो अपने पास जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो किसी गैस से रिलेटेड होगी, किसी ना किसी सिस्टम का प्रेशर दिया होगा, या किसी ना किसी सिस्टम का टेम्परेचर दिया होगा, या किसी ना किसी सिस्टम का वॉल्यूम दिया होगा। तो हमें वर्क डन का फॉर्मूला निकालना है प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में। उसी के थ्रू हम आगे जाके बहुत सारी जितनी भी प्रोसेसेस थी, जैसे आइसोथर्मल, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोपोरिक प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस, इन सब प्रोसेस के अपन वर्क डन निकाल पाएंगे। तो एक जनरल फॉर्मूला निकाल रहे हैं वर्क डन का। तो उसके लिए एक सिनेरियो ये है कि हमने एक कंटेनर ले लिया जिसके अंदर बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स भरे पड़े। ये आपका एक कंटेनर है और ये आपके एक गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। यहां पे आपका एक लगा हुआ है पिस्टन। अब ये इस केस में हम प्रेशर बाहर से लगाने वाले हैं, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर इस पिस्टन पे लगाने वाले हैं। तो हमने एक एक्सटर्नल प्रेशर इस पे अप्लाई किया। जब हम इस पिस्टन पे एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे तो ये पिस्टन अंदर की तरफ क्या करेगा, मूव। मान लीजिए वो थोड़ा सा मूव हो गया, ये पिस्टन अब इस पोजीशन पे आ गया। मान लीजिए उसका जो डिफरेंस था वो डेल्टा एक्स नीचे आ गया। ये पिस्टन पहले यहां पे था और वो डेल्टा एक्स छोटी सी डिस्टेंस नीचे खिसक गया। अब इनिशियल में मान लीजिए इसका वॉल्यूम V था, यहां से लेकर यहां तक गैस का वॉल्यूम कितना था, V। अगर हम एक स्पंज को भी दबाएंगे तो उसका जो इनिशियल वॉल्यूम था और जो फाइनल वॉल्यूम था वो इनिशियल से तो क्या हो चुका होगा, कम, क्योंकि उसको हमने क्या किया, कंप्रेस। तो इस केस में भी हमने इस चीज को क्या किया है, कंप्रेस। मतलब जो इनिशियल में वॉल्यूम रहा होगा और जो फाइनल में वॉल्यूम है उन दोनों में क्या डिफरेंस आएगा, जो फाइनल वॉल्यूम है वो इनिशियल से क्या होगा, कम। आप खुद देखिए, इनिशियल में वॉल्यूम पहले इतना था, जब हमने इसको कंप्रेस किया अब इतना ही पार्ट बचा है, मतलब वॉल्यूम क्या हुआ है, डिक्रीज। तो मान लीजिए उसका वॉल्यूम चेंज आया है डेल्टा V। ठीक है, अब हम बात करते हैं वर्क डन की। अपने को पता है क्योंकि अपन ने जो ये डिस्प्लेसमेंट किया है इस पिस्टन का वो बहुत ही स्मॉल पिस्टन, बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, तो स्मॉल वर्क डन के लिए हम यूज करते हैं डेल्टा W। और हमें पता है वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हमारा जो फोर्स है जो एक्सटर्नल हमने लगाया वो, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी कितना आएगा, डेल्टा X। तो ये हमारी इक्वेशन आती है वर्क डन की फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के टर्म में। अब हमें इसे ले जाना है प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में। तो हमें पता है कि प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो हम यहां फोर्स को क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इंटू एरिया। हमें फोर्स को किसके टर्म्स में लाना था, प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में।
तो हम फोर्स को तो प्रेशर के टर्म में लिख सकते हैं। फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इनटू एरिया, क्योंकि हमें पता है कि प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो आगे बात करते हैं। तो हमने वर्क डन के अंदर फोर्स को रिप्लेस किया प्रेशर इनटू एरिया से, और अपना डेल्टा एक्स ऐसा का ऐसा चल रहा है। अब हम गौर से देखें तो ये है एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट या फिर एरिया इनटू हाइट, क्योंकि यहाँ डेल्टा एक्स क्या था, हाइट में चेंज, क्योंकि ये जो चेंज हुआ है वो हाइट में ही चेंज हुआ है। अब देखिए हम एरिया और डिस्प्लेसमेंट को वॉल्यूम के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक सिलेंडर लिया अपन ने, अब एक सिलेंडर किस चीजों से बना होगा, मान लीजिए इसका जो बेस है, ये इसका बेस है। अगर इसको बेस को मैं अलग से ड्रॉ करूं, क्या ये एक डिस्क जैसा दिखता है, सिर्फ इसका बेस, पूरे सिलेंडर की बात नहीं कर रहा हूं, क्या ये आपको एक डिस्क जैसा दिखता है, एक सर्कुलर प्लेट जो पूरी पैक है। अब हम एक डिस्क की बात करें तो उसका एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ये क्या होता है, किसी भी डिस्क का एरिया। या फिर आप एक सिक्के की बात करिए तो एक सिक्के का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर मैं एक सिक्के के ऊपर सिक्का रखता जाऊं, ऐसे रखता जाऊं रखता जाऊं रखता जाऊं रखता जाऊं रखता जाऊं, तो क्या वो एक सिलेंडर के शेप में आएगा। मतलब मैंने क्या किया, एक सिक्का जिसका एरिया है पाई आर स्क्वायर, उसके ऊपर मैं ऐसे सिक्के रखता जाऊं रखता जाऊं रखता जाऊं किसी एच हाइट तक, इस सिक्के के ऊपर सिक्का रखता गया रखता गया रखता गया रखता गया, तो मेरे को कैसा शेप देखने को मिला, सिलेंडर। और ये किस हाइट तक ले गया मैं, एच हाइट तक। मतलब मैंने जो एरिया था पाई आर स्क्वायर, इसको मैं अगर एच हाइट तक लेके जाऊं तो क्या मेरे पास सिलेंडर का एरिया आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। सॉरी, सिलेंडर का वॉल्यूम आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। मतलब मैंने क्या किया, एरिया को किससे मल्टीप्लाई किया, एच से, और एरिया क्या था अपना, पाई आर स्क्वायर, और एच से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया अपने पास, इस सिलेंडर का वॉल्यूम। तो क्या मैं सिलेंडर के वॉल्यूम को ऐसा लिख सकता हूं, एरिया इंटू हाइट, बराबर। तो यहां पे भी ये जो एरिया था, अगर मैं इसको इसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मेरे पास वॉल्यूम आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो अपना जो हाइट ले रहे हैं वो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, मतलब डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे एरिया है और हाइट की जगह क्या है अपना, डेल्टा एक्स, मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो जब मैं एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करता हूं तो अपने पास क्या आएगा, डेल्टा वी, क्योंकि हमें सिर्फ इस वॉल्यूम से मतलब है, चेंज इन वॉल्यूम से मतलब है। तो चेंज इन वॉल्यूम के लिए हाइट कितनी थी, डेल्टा एक्स, और हाइट छोटी है मतलब डिस्प्लेसमेंट छोटा है, तो वॉल्यूम चेंज भी कितना होगा, बहुत माइनर चेंज होगा। तो क्या हम एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट को ऐसा लिख सकते हैं, इंटू डेल्टा वी। इस वीडियो को आप वापस देखिएगा, जब भी हम सिक्के के ऊपर सिक्का रखते जाते हैं तो आपको क्या शेप मिलता है, सिलेंडर। मतलब मैंने उस एरिया को उस हाइट से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो अपने पास किसका फॉर्मूला आ गया, वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो हम वॉल्यूम के फॉर्मूले को क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू हाइट। तो मैंने वही चीज की है, अपने को चेंज इन वॉल्यूम निकालना था स्मॉल, क्योंकि हमने वर्क डन सिर्फ इसी पोर्शन में किया है, हमने पूरे सिस्टम पे वर्क डन नहीं किया है, हमने सिर्फ इसको यहाँ डिस्प्लेस करने तक का ही वर्क डन किया है। तो इसको डिस्प्लेस करने तक का जो वर्क डन किया है उसके लिए डिस्प्लेसमेंट इतना ही है। मतलब डिस्प्लेसमेंट किस पोजीशन पे है अपना, हाइट की पोजीशन पे। तो मैंने एरिया को अगर हाइट से मल्टीप्लाई कर दो तो अपने पास क्या आ जाएगा, स्मॉल वी। तो यहां से आपके पास वर्क डन का फॉर्मूला निकल के आता है, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू पी इंटू डेल्टा वी, जहां पी आपका है प्रेशर और डेल्टा वी है आपका वॉल्यूम। तो ये एक जनरल फॉर्मूला है वर्क डन का इन द टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। इसी फॉर्मूले के यूज करके अपन आइडियल गैस इक्वेशन से सारे प्रोसेस, आइसोथर्मिक, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक और एडियाबैटिक प्रोसेस का अपन क्या निकालने वाले हैं, वर्क डन। नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं अपन आइडियल गैस इक्वेशन की। अब आइडियल गैस इक्वेशन मेजर टॉपिक है वर्क डन निकालने के लिए, क्योंकि इसी टॉपिक से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। जो भी इंफॉर्मेशन गिवन होगी क्वेश्चंस के अंदर, उसके अंदर मेनली यही सारी चीजें दी होगी, या तो प्रेशर दिया होगा, या वॉल्यूम दिया होगा, या उसका गिवन टेम्परेचर दिया होगा। तो एक आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन को डिफाइन करूं, फॉर एग्जांपल एक सिलेंडर है जिसके अंदर गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पड़े हुए, तो इस गैस का कोई ना कोई तो वॉल्यूम होगा इस सिलेंडर के अंदर।
इस गैस का कोई ना कोई प्रेशर तो होगा इस सिलेंडर के ऊपर। मान लीजिए वो नंबर ऑफ मोल्स है इस गैस के, वो है n, और सारे गैस के मॉलिक्यूल्स का मोलर मास है स्मॉल m, ठीक है सर, और किसी ना किसी टेम्परेचर पे ये गैस रखी होगी। तो आइडियल गैस इक्वेशन की एक खास बात होती है कि ये गैस के मॉलिक्यूल्स कभी भी अपने आप को या तो रिपेल नहीं करते हैं ना ही अट्रैक्ट करते हैं। अब अपन फिजिकली देखें तो अपन ने जब ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा हो कभी, तो वहां पे हमने पढ़ा था कि सारे पार्टिकल्स इस यूनिवर्स में अपने आप को क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पर यार इस गैस आइडियल गैस इक्वेशन के मॉलिक्यूल्स कभी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, या फिर अट्रैक्ट करते भी हैं तो उनका फोर्स इतना कमजोर होता है कि वो फिजिकली देखना पॉसिबल नहीं है। तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 0। अब जहां पे अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं है, मतलब वहां पे कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। पोटेंशियल एनर्जी हम तब यूज करते हैं जब वहां पे कोई कंजर्वेटिव फोर्स हो। कौन सा फोर्स हो, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स को अगर मैं डिफाइन करूं तो ऐसे फोर्स जो किसी भी सिस्टम को या किसी भी पार्टिकल को अपनी एक्चुअल पोजीशन में लिया है, ऐसे सारे फोर्स कहलाते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। फॉर एग्जांपल, अगर इस पेन को इस पोजीशन पे यहां तक लाता हूं और मैं इसको छोड़ दूं तो ये आपके वापस इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रहा है, वो है अपना ग्रेविटेशन फोर्स। मतलब जो भी फोर्स किसी भी पार्टिकल को या किसी भी सिस्टम को जहां से उसे उठाया उसकी वापस इनिशियल पोजीशन में लिया है, वो सारे फोर्स कहलाते हैं अपना कंजर्वेटिव फोर्स। तो ग्रेविटेशन फोर्स अपना कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। सेकंड एग्जांपल दूं तो इलास्टिक मटेरियल को जब हम खींचते हैं तो वापस अपनी एक्चुअल पोजीशन में आ जाता है छोड़ते में, क्योंकि उसके ऊपर लगता है इलास्टिक फोर्स। हम पढ़ते हैं F = -kx। तो ये कैसा फोर्स है, इलास्टिक फोर्स है, और इलास्टिक फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। तो जहां आया कंजर्वेटिव फोर्स, हम पढ़ते हैं 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या फिर कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स फोर्स। वहां पे भी हम बात करते हैं अट्रैक्शन और रिपल्शन की। तो ये भी कैसे फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो जहां पे आई बात कंजर्वेटिव फोर्स की, तो वहां हमारी एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी यूज आती है। कैसी एनर्जी आती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे जब आइडियल गैस की बात करेंगे हम, there is no repulsion and attraction force between the particles or molecules of an ideal gas। तो जहां कंजर्वेटिव फोर्स ही नहीं लग रहा तो वहां पोटेंशियल एनर्जी नहीं लगेगी। मतलब इन आइडियल गैस इक्वेशन में जितने भी पार्टिकल्स हैं उनके पास केवल और केवल कौन सी एनर्जी होगी, केवल काइनेटिक एनर्जी। तो उस आइडियल गैस की जितनी भी टोटल एनर्जी है, किस फॉर्म में, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है अपने पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे पास कोई भी काइनेटिक एनर्जी ही रहने वाली है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहने वाली है। तो हमारी टोटल एनर्जी आइडियल गैस के केस में क्या रहने वाली है अपने पास, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी और आइडियल गैस की इक्वेशन का फॉर्मूला है, हम आइडियल गैस की इक्वेशन को लिखते हैं PV = nRT, जहां P है अपना प्रेशर, V है हमारा वॉल्यूम, N है हमारा नंबर ऑफ मोल्स, R है हमारा गैस कांस्टेंट, T है हमारा टेम्परेचर T। इस इक्वेशन को यूज करके हम जितने भी वर्क डन है अलग अलग प्रोसेस के, उन सब प्रोसेस के वर्क डन निकालने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं वर्क डन फॉर दी आइसोथर्मल प्रोसेस। अब हम प्रोसेस के अंदर जितने जितने वर्क डन निकाल सकते हैं वो निकालें, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं मेनली इस चैप्टर से ग्राफिकल क्वेश्चन आते हैं। उस ग्राफ से आपको पता करना होगा कि इस पूरे प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है या वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो जहां प्रेशर कांस्टेंट होगा वहां हम प्रोसेस लगाएंगे आइसोबैरिक प्रोसेस, और उस ग्राफ को देख के अगर हमें लग रहा है कि पूरे केस में वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उस केस में हम लगाएंगे आइसोबैरिक प्रोसेस। तो अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग वर्क डन निकाला जाएगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले वर्क डन फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस।
अब आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब जिस प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर कैसा हो अपना कांस्टेंट, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो एज वी नो आइडियल गैस इक्वेशन की जब मैं बात करूं तो हमें पता है कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर अपना क्या होता है, कांस्टेंट। और हमें पता है कि आर भी क्या है हमारा, गैस कांस्टेंट। और किसी भी आइडियल गैस के लिए ये गैस कांस्टेंट क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। और हम अगर किसी पर्टिकुलर सिस्टम की बात करें तो सिस्टम के अंदर जो नंबर ऑफ गैस के मॉलिक्यूल्स है वो भी क्या रहने वाले हैं, कांस्टेंट। तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं कि पीवी इक्वल्स टू, तीनों चीजें अपने पास क्या है, कांस्टेंट। तो मैं इन तीनों को क्या लिख दे रहा हूं, एक कांस्टेंट टर्म, क्योंकि हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर भी क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। आर तो वैसे ही कांस्टेंट है और किसी सिस्टम के लिए पर्टिकुलर प्रोसेस में नंबर ऑफ मोल्स भी क्या रहते हैं, सेम। तो अपने पास क्या इक्वेशन आई, पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो आगे बात हम अगर करें, अगर मैं इस कांस्टेंट को के लिख दूं और हम निकालना चाहते हैं वर्क डन फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस, अब हमें पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है डेल डब्ल्यू इक्वल्स टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम। क्या मैं इस इक्वेशन से P की वैल्यू निकाल सकता हूं? क्या मैं P को ऐसा लिख सकता हूं K अपॉन V? मैंने V को किस तरफ भेज दिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में। तो मैं P को किसके टर्म्स में लिख सकता हूं, V के टर्म्स में। क्यों? क्योंकि हमारा जो डेरिवेटिव है यहाँ पे क्या है, डेल्टा V। हमारे पास फंक्शन भी किसका होना चाहिए, अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना है तो मेरे पास जो डेरिवेटिव है डेल्टा V, उसके लिए आगे फंक्शन भी किसका होना चाहिए, V का। ये इंटीग्रेशन की मेथड होती है। तो P को हम क्या लिख सकते हैं, K अपॉन V। अब हमें टोटल वर्क निकालना है तो टोटल वर्क डन के लिए हमेशा हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। तो यहां पे मैं दोनों साइड क्या कर रहा हूं, अप्लाइंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो अपने पास टोटल वर्क डन कितना निकल के आएगा, जब भी इंटीग्रेशन के अंदर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होती है तो वो कांस्टेंट वैल्यू कहाँ आ जाती है, बाहर। पर हमारा इनिशियल में कोई ना कोई वॉल्यूम रहा होगा, फॉर एग्जांपल V1, और फाइनल में हमारा कोई ना कोई वॉल्यूम रहा होगा V2। तो हम क्या बात कर सकते हैं कि वॉल्यूम अपना कहां से कहां चेंज हुआ, V1 से लेकर V2। तो K कांस्टेंट अपना बाहर है। 1/V का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन ऑफ 1/V इक्वल्स टू log V। इस log का बेस कितना है अपना E, तो हम इसको लिख सकते हैं log बेस E इंटू V। लिमिट लगा दी अपन ने V1 से V2, तो वर्क डन का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं K। और जब हम लिमिट लगाते हैं तो पहले अपर लिमिट आती है फिर लोअर लिमिट आती है। तो जहां जहां V है वहां वहां अपर लिमिट लगेगी और लोअर लिमिट के लिए हम बीच में हमको क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। तो हम यहाँ इंटीग्रेशन करने के बाद हमने लिखा log V2 माइनस log V1। अब यहाँ पे हम एक log की आइडेंटिटी यूज करते हैं। log की एक प्रॉपर्टी होती है, जब भी log A माइनस log B लिखा हो उसको हम लिख सकते हैं log ब्रैकेट में A अपॉन B। इसका बेस अगर यहाँ E है तो यहाँ पे भी बेस कितना रहेगा, E। तो यहाँ पे A की जगह कितना है V2 और B की जगह कितना है V1। तो बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी हम इसको लिख सकते हैं K log V2 अपॉन V1। अब यहाँ log किस में है, बेस E में है, हमें इसको log किस में चेंज करना है, log 10 में। तो log की एक खासियत बात बताऊं, जब भी log बेस E लिखा हो तो वो बेस E ही है, पर अगर कहीं पे ln लिखा हो इसका मतलब ये होता है log जिसका बेस कितना है, E। जनरली अगर नहीं लिखा हुआ है तो हम उसको 10 मान के ही चलते हैं, पर जब भी ln लिखा हो तो उसका मतलब होता है log जिसका बेस कितना है, E। अब इस log E बेस को हमको चेंज करना है log 10 के बेस में। तो जब भी हम E को 10 के बेस में चेंज करते हैं तो उसके अंदर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं उसका 2.303 से।
अब ये जो log है, क्योंकि log 10 बेस की वैल्यूज निकालना आसान होता है, उसकी वैल्यू याद रख सकते हैं, तो अपन यहां लिख सकते हैं 2.303 के log। अब हमने जब 2.303 लगा दिया है तो log का बेस चेंज हो जाएगा, बेस e से किस में चेंज हो जाएगा, 10 में, तो यहां आ जाएगा अपना v2 अपॉन v1। और अपन ने k को क्या माना था, pv इक्वल्स टू nRT, हमने nRT को क्या लिखा था, k, तो हम वापस रिप्लेस करेंगे k को nRT से, तो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला निकल के आएगा 2.303 nRT log 10 v2 अपॉन v1। ये हमारा फॉर्मूला निकल के आता है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो जहां भी हमें पता चले कि इस प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट है और कहीं ना कहीं वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम क्वेश्चन में गिवन होगा, गैस कांस्टेंट की वैल्यू अपने को पता होती है, टेम्परेचर कहीं ना कहीं दिया होगा और नंबर ऑफ मोल्स भी क्वेश्चन में गिवन होंगे, हमें बस ये फॉर्मूला यूज करना है और किसका वर्क डन निकल जाएगा अपने पास, आइसोथर्मल प्रोसेस का। जब हमने प्रेशर वॉल्यूम की इक्वेशन पढ़ी थी, जब हमने प्रेशर वॉल्यूम की इक्वेशन पढ़ी थी, तो इस केस में हमने एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया था। तो जब एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम ऊपर था और फाइनल वॉल्यूम हमारा कम हुआ था, मतलब वॉल्यूम अपना कैसा हुआ है, डिक्रीज। तो जब मान लीजिए इनिशियल में, फॉर एग्जांपल इनिशियल में हमारा वॉल्यूम था 50 और फाइनल में हमारा वॉल्यूम हो गया 30, तो जब हम फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, क्योंकि हम चेंज इन वॉल्यूम हमेशा कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, मींस हमने क्या किया 30 माइनस 50, तो हमारा आंसर कैसे आने वाला है, नेगेटिव। तो याद रखिएगा, जब भी हम एक्सटर्नल प्रेशर किसी बॉडी पे अप्लाई कर रहे हैं या फिर हम गुब्बारे को कंप्रेस कर रहे हैं, तो गुब्बारे को कंप्रेस कर रहे हैं इसका मतलब हम उसका वॉल्यूम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज। तो जब भी हम वॉल्यूम को डिक्रीज करते हैं तो हमेशा किसका सिंबल आता है, नेगेटिव का। तो एक फॉर्मूला तो आपके पास वर्क डन का फॉर्मूला हो गया प्रेशर इनटू वॉल्यूम, पर जब हम प्रेशर एक्सटर्नल यूज करेंगे, फॉर एक्सटर्नल प्रेशर हम यहां पे लिख सकते हैं डेल W इक्वल्स टू P एक्सटर्नल। तो हमारा जो ये डेल्टा W है या डेल्टा V है वो कैसा आने वाला है, नेगेटिव, क्योंकि वॉल्यूम का क्या हुआ है, डिक्रीज। तो हम यहां पे क्या लगाते हैं, नेगेटिव का साइन। दिस सिंबल, दिस नेगेटिव shows that the volume is decreasing for the P external। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब हमने आइसोथर्मल के लिए वर्क डन का फॉर्मूला तो निकाल लिया। अब हम बात करते हैं अलग अलग प्रोसेस के लिए। अब हमारे पास प्रोसेस बचती है एडियाबेटिक, आइसोकोरिक, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक और आइसोबेरिक। इस तीनों प्रोसेस को पढ़ने से पहले मैं आपको बात करना चाहूंगा इंटरनल एनर्जी का। हमने ये तो पढ़ लिया कि इंटरनल एनर्जी किसकी वजह से चेंज होती है। तो हमने पढ़ा था इंटरनल एनर्जी चेंज होती है हीट से, ब्रेक, वर्क डन से। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इंटरनल एनर्जी, जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, वो किस किस पे डिपेंड करेगी, या तो हीट पे या फिर वर्क डन पे। यहीं से शुरुआत होती है आपके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ यही बोलता है कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है, या तो एक हीट पे या फिर एक वर्क डन पे। तो इसका फॉर्मूला निकल के आता है, हम इंटरनल एनर्जी को लिखते हैं डेल यू से। तो डेल यू को हम लिख सकते हैं Q प्लस डब्ल्यू, जहां Q क्या है आपकी हीट और W है आपका वर्क। तो आपको सिर्फ यही फॉर्मूला यूज करना है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनके साइंस चेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है केस फर्स्ट ले लेते हैं अपन, वर्क डन बाय द सिस्टम एंड हीट इज इवॉल्व्ड, हीट इज इवॉल्व्ड। जब भी हीट इवॉल्व की बात आ रही है इसका मतलब है वहां से हीट निकली है। हीट निकली है मतलब हीट का क्या हुआ है, लॉस। और जब भी हीट का लॉस आता है तो हम Q को कैसे लिखते हैं, नेगेटिव से।
तो जब भी वर्क डन बाय द सिस्टम आता है तो बाय द सिस्टम में एनर्जी रिलीज हुई है। अपने को एक ही फॉर्मूला है, एक ही एग्जांपल याद रखना है प्रेशर कुकर का। जब वो खुद से सीटी ले रहा है मतलब वर्क डन खुद कर रहा है, और खुद कर रहा है तो एनर्जी को कैसा कर रहा है, रिलीज कर रहा है। जब भी एनर्जी को रिलीज करे वर्क डन भी क्या आएगा अपना, नेगेटिव। तो इस फॉर्मूले में जहां भी Q और W है उसका साइन चेंज करके हमें फॉर्मूला बनाना है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला आएगा, Q हमारा इस केस में कैसा है, नेगेटिव, तो Q आ गया अपना नेगेटिव, और वर्क डन भी हमारा कैसा है, नेगेटिव। तो इंटरनल एनर्जी का क्या फॉर्मूला आया, -Q - W। केस सेकंड लेते हैं हम, वर्क डन बाय द सिस्टम, heat is supplied to the system। अब इस केस में वर्ड ऐसे ही आएंगे, सप्लाइड या फिर इवोल्ड। इवोल्ड का मतलब है हीट लॉस हुई है, सप्लाई का मतलब हीट उसको मिली है। तो यहाँ सप्लाइड आया मतलब हीट कैसे हुई है, गेन। और जब भी हीट गेन हो तो वहां पे सैंपल क्या आता है, क्यू का पॉजिटिव। और वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम में वर्क डन हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन के आता है, डेल यू का, क्यू तो रहेगा पॉजिटिव और वर्क डन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। केस थर्ड का आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। वर्क डन ऑन द सिस्टम हीट इज सप्लाइड। तो डेल यू का फॉर्मूला अपना पास बनता है Q + W। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम में जब भी सिस्टम पर वर्क हो मतलब उसको एनर्जी मिली है, मतलब वर्क डन कैसा आएगा अपना, पॉजिटिव। और हीट इज सप्लाइड मतलब हीट उसको मिली है, और जब हीट मिले तो उसके लिए हीट भी क्या आएगी, पॉजिटिव। तो वर्क डन डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या बनेगा, Q + W। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि वर्क डन का फॉर्मूला प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में क्या होता है, किन किन मेथड से इंटरनल एनर्जी को चेंज किया जा सकता है, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, और वर्क डन फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे आपके लिए अलग अलग प्रोसेस के लिए वर्क डन। अगर आपको ये लेक्चर सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। ये पूरी सीरीज हम आपके लिए फ्री लेके आए हैं, कोई भी चार्जेस आपके लिए पूरे लेक्चर के दौरान नहीं रखे जाएंगे, पूरा कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। धन्यवाद।